हम पत्रकार तो अब रहे नहीं, लेकिन आज हम उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से अपने जो मनरेगा वाले भाई हैं इनको अब समर्थन देने आए हैं और इनके आंदोलन को कंधे से कंधा मिलाकर इनको जन आंदोलन में तब्दील करने का संकल्प लेकर के यहाँ पे आए हैं। हमारा जो आपका सवाल है ये बड़ा वाजिब सवाल है और एक बड़ी कहावत भी है कि भैया अफसरों को बड़ा गुरूर होता है इस बात को लेकर के कि मंत्री संतरी सरकारें तो बदलती रहती हैं, हमको तो हमेशा रहना है। भाई मंत्री संतरी तो 5 साल के लिए हैं, हम तो हमेशा के लिए हैं। और ये जो मनरेगा के जो कर्मचारी हैं इनके साथ जिस तरीके की तानाशाही की गई है और जिसने की है, अगर आप इन दोनों को कनेक्ट करके देखें तो वही कहावत पूरी तरीके से लागू होती है इस बात पे। और उसकी सबसे बड़ी तस्दीक यही है, इनके डिपार्टमेंट की एक ब्यूरोक्रेट है मनीषा पवार, वो 8 साल से इनके डिपार्टमेंट में डटी हुई है। मैं इस पे भी कहूंगा, देखो इस पे रोक रहा हूँ, 8 साल से डटी हुई है। आपने तो सचिवों के साथ, और पत्रकारिता में हम नए हैं, पर हमने जब और लोगों से पूछते हैं, पत्रकारों से पूछते हैं, तो एक समय था जब सेमवाल जी सचिवालय में एंटर करते थे तो कई सचिवों के पसीने छूट जाते थे। तो आप अब बताएं कि जो सचिव 8 साल से अपने पद पर चिपक जाते हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसको लेकर के यही कहेंगे, जब 2-2 साल में आप चीफ मिनिस्टर बदल दोगे तो जिससे पहले कि वो अध्याचन शब्द का भी अर्थ समझता है, उसकी समझ में आता है, उससे पहले वो बदल दिया जाता है। तो भला वो किस तरीके से कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां, इनके प्रमोशन, इनकी आउटसोर्सिंग, इनके नियमितीकरण, संविदा, जब तक उनको ये संविदा, डेली वेजेस, विनियमितीकरण, इस तरीके के शब्दों के अर्थ मालूम होते हैं, इससे पहले तो वो हट जाता है। तो अधिकारियों को पता है काम इनसे कैसे कराना है, कैसे इनको किस प्रलोभन में रखना है, क्या क्या इनको सब विभाग दिखाने, अधिकारियों को भली भांति पता है। और ये जो मनरेगा कर्मचारी हैं ये भी इसी बात का शिकार हुए हैं कि जो 8 साल से संविदा ये जो कर्मचारी काम कर रहे थे 15 साल से, वो 8 साल से एक अपर मुख्य सचिव, जिनके दौर में 3 मुख्यमंत्री है, तीसरे मुख्यमंत्री हैं, हरीश रावत बदल गए वो उसी डिपार्टमेंट में, त्रिवेंद्र सिंह रावत बदल गए वो उसी डिपार्टमेंट में, अब तीरथ सिंह रावत बदल गए, इनके कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। क्या मतलब बनता है इन चीजों का? 15 साल से ये लोग काम कर रहे हैं और इनकी सिर्फ मांग क्या है? मांग इनकी इतनी सी तो है कि भाई इनका इंक्रीमेंट बढ़ा दिया जाए। और जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों का पता नहीं चल रहा आजकल की कब कुर्सी हट जाए, तो कम से कम इनकी जॉब सिक्योरिटी तो हो। अब इनको जो है अचानक से ये आउटसोर्सिंग एजेंसी के हवाले कर रहे हैं। हाई कोर्ट से ये लोग मुकदमा जीत चुके थे, एक बार पहले भी ये साजिश हुई थी। आउटसोर्सिंग एजेंसी के हवाले करने का सीधा सा अर्थ यह है कि आप जो है आपकी निगाह अब इन कर्मचारियों की तनख्वाहों पर भी गिद्ध दृष्टि के लिए लगी हुई है। आप चाहते हो कि इनकी तनख्वाहों का पैसा भी एक बंदे को चला जाए, उससे आप वन टाइम सेटलमेंट के तहत जो है एक मुश्त कमीशन ले लो। जिस तरीके से रेखा आर्य डिपार्टमेंट है और तमाम डिपार्टमेंटों के आउटसोर्सिंग एजेंसी जहां भी इन्वॉल्व हुई, चाहे जेल सिक्योरिटी हो, चाहे लखनऊ की एजेंसी हो, अपर सचिवों और मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच में तकरार इतनी बढ़ चुकी है, कई बार मामले आ चुके हैं भ्रष्टाचार को लेकर के। तो जब आप सब पता है आपको कि यार इतना आउटसोर्सिंग एजेंसी के हवाले करने से एक और कर्मचारियों का भविष्य आधार में लटक जाता है, दूसरी ओर सरकार की छवि खराब होती है, तीसरी ओर खामखा का विवाद होता है, और चौथा सरकार को व्यर्थ का वित्तीय भार पड़ता है। तो आखिर आपका मोह क्या है? इनकी इन्हीं कर्मचारियों को उदाहरण अगर आप लो तो 44 करोड़ रुपए खर्चा आएगा अगर आपने इनको दी जाने वाली तनख्वाह को, इन कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग एजेंसी के हवाले किया। तो जो इनका सर्विस टैक्स वगैरह होता है, सर्विस प्रोवाइडर की और जो चीजें होती है, 44 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और जिस तरीके से ये कर्मचारी आज की डेट में काम कर रहे हैं, उसी तरीके से अगर ये काम करते रहते हैं तो केवल मात्र 41 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए का बचत होती है। लेकिन आखिर वो कर्मचारी कौन है, वो अधिकारी, वो मंत्री संतरी कौन है जिसके इशारे पे ये जो 3 करोड़ रुपए सरकार को नुकसान हो रहा है ये नहीं देखा जा रहा है? इनकी निगाह है कि इन कर्मचारियों को एक मुश्त आउटसोर्सिंग एजेंसी के हवाले कर लो ताकि आप उनसे कुछ वन टाइम अपना स्कीम सेट कर सको। ये बहुत गलत बात है, बेहद आपत्तिजनक है और उत्तराखंड क्रांति दल इसका घोर विरोध करता है। इनकी एक सेमपाल जी थोड़ा सा रोकूंगा आपको, अब मैं सीधे आपको पत्रकारिता की जगत से राजनीतिक जगत में ले जाता हूँ। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि पत्रकारिता के उसमें आपने बड़ा अच्छा सचिवों के बारे में भी बताया, ये तमाम चीजें बताई। पर राजनीतिक इसलिए बोल रहा हूँ कि 35 राइटर सत्ता पक्ष के, उसमें कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं, उन्होंने लिख के आश्वासन जरूर दे दिया, पर आश्वासन ही मिला है। मुख्यमंत्री से 3 बार की दौर की उनकी बातचीत हो चुकी है। कुछ जो विभाग के मंत्री भी हैं, विभागीय मंत्री भी रहे, उन्होंने ये कहा है कि हो जाएगा, और आज भी यही कह रहे हैं कि होगा। सुबोध दुनियाल जी से भी लगातार बात चल रही है। आप राजनीति वे में आपसे पूछना चाहता हूं कि ये क्या कारण है कि 35 लोग के सत्ता पक्ष के एक सिग्नेचर मिल जाते हैं, आश्वासन मिल जाता है उस पर? ऐसे तमाम उदाहरण हैं जब इन्हीं राजनीतिक मंत्री संतरियों विधायकों ने भ्रष्ट से भ्रष्ट व्यक्ति के पक्ष में लिख कर दे दिया, और जब उन्हें पूछा गया कि जी आपने ऐसे क्यों दे दिया, तो वो बोलते हैं कि हमारे पास तो दिन भर में 150-200 लोग आते हैं, हम तो सबके पत्र पे साइन कर देते हैं, वो भी आ गया होगा, हमने साइन कर दिया होगा। तो जिसकी साइन की इतनी वैल्यू है,
जिसका गुरुत्व, जिसकी गरिमा अपने साइन की इतनी वो मानता है मंत्री विधायक मंत्री संतरी, तो सोचिए फिर उसकी बात को अफसर किस तरीके से लेंगे। आज की डेट में जो बात है, इनकी पत्र लिखने की कोई वैल्यू नहीं है। ये पिछला अभी पुलिस वालों के ग्रेड पे के संबंध में आप देख चुके हैं, सभी ने तो लिख के दिया था, सबने लिख के दिया, लेकिन कैबिनेट में आया वो विषय बिल्कुल नहीं आया। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे, वो कमेटी की बैठक हुई नहीं हुई। जब हम लोग सड़कों पे उतरे, उपवास किया, तब जाके कमेटी की बैठक हुई। जब हमने मुख्यमंत्री आवास कूच किया, तब जाके गिरफ्तारी हुई और तब जाके डीजीपी को बोलना पड़ा कि हमने 4 बार सीएम से बात की और अब हम आपके साथ हैं। तो सेमवाल जी, सीधा सवाल, कैबिनेट बड़ी या अफसरशाही? देखो जी, आज की डेट में जिस तरीके की भोंदू और झांपू सरकारें हैं, उनसे तो साफ लगता है कि उनको अफसरशाही अपने ढंग से हाँक रही है, अफसरशाही पूरी तरीके से हावी है। और जो मंत्री संतरी और ये जो विधायक हैं, ये चुपचाप खड़े हैं इस उम्मीद में कि कुछ लोथ की मोती की टुकड़ी मुकड़ी उनको भी मिल जाए, क्योंकि अगर अधिकारी ने नहीं किया, फाइल रोक दी, तो इनकी इतनी समझ, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अधिकारी से काम करा ले जाए। बिल्कुल, अधिकारियों के सिस्टम को काम की समझ ही नहीं है किसी भी, मतलब मैं ये जानता हूँ कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जितने भी विधायक हैं, इनको ये पता नहीं है कि कोई अफसर काम करेगा तो कैसे करेगा। तो जाहिर सी बात है कि अफसरशाही तो वो घोड़ा है जिसको चलाना आना चाहिए, और अगर आप घोड़े को नहीं चला सकते तो घोड़ा अपने हिसाब से चलेगा। वही है, अफसरशाही भी यहाँ अपने हिसाब से चल रही है, अपने हिसाब से चल रही है। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे अपने हिसाब से हाँक सके। यही कारण है कि मनरेगा वाले जो ये हमारे कर्मचारी हैं, ये तमाम दर दर भटक चुके हैं, हर एक मंत्री संतरी विधायक के दर पे जा चुके हैं, एक हर एक से चिट्ठी लिखवा चुके हैं। और उसका नतीजा क्या हुआ कि अगर इनमें वाकई दम था तो क्या हो सकता था कि 35-40 विधायकों मंत्रियों से चिट्ठी लिखवा दें और आज ब्यूरोक्रेट उनको वो बर्खास्त कर दे कर्मचारियों को। किसी ब्यूरोक्रेट की इतनी हिम्मत हो सकती है कि 35-40 मंत्रियों की चिट्ठी समर्थन में पत्र लिखने के बावजूद भी एक ब्यूरोक्रेट इनको बर्खास्त कर दे रहा है? ये हिम्मत ही तो है। आखिर ये हिम्मत कहाँ से आई है? ये हिम्मत उसी बात से आती है कि आपके मंत्री संतरी विधायकों को सत्ता सरकार चलाने की समझ नहीं है, आपको नहीं आता है। और जब नहीं आता है तो जी, एक प्रश्न अभी रहेगा, पत्रकारिता के हवाले से सवाल पूछ रहा हूँ। जो एक पत्रकार आपके दिल में कहीं ना कहीं ये भी है, आपको क्या लगता है कि कैबिनेट या जो मंत्री हैं, ये जो मामला है मनरेगा का, इसे सदन में या इस पे कुछ कार्यवाही या इस पे कुछ करेंगे? एक पत्रकार के कहीं ना कहीं जो पत्रकार बचा है, एक पत्रकार और एक राजनीतिक व्यक्ति एक काफी बड़े वाइड स्पेक्ट्रम में एक जैसे ही होते हैं। पत्रकार भी समाज के लिए एडवोकेसी करता है और एक राजनीतिक दल, खास करके एक विपक्षी दल, वो भी समाज के लिए एडवोकेसी करता है। राजनीतिक दल सत्ता और विपक्ष में आता जाता रहता है, लेकिन पत्रकार हमेशा परमानेंट अपोजिशन पार्टी होता है। वो हमेशा विपक्ष में रहकर जनता के सवाल उठाते हैं, चाहे सत्ता में कोई भी सरकार रहे। बस इतना सा माइनर अंतर है कि राजनीतिक दल तो कभी सत्ता में आ भी सकता है, लेकिन एक पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वो परमानेंट अपोजिशन में रहेगा और जनता के लिए वही सवाल उठाएगा जो विपक्षी पार्टियां उठाती हैं। जो बात में अभी आपका सवाल है कि ये कभी विधानसभा में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है। मेरा अपने सारे कर्मचारियों को भी ये ताकीद है, ये नसीहत है, ये सुझाव है कि लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं। आप ये देखिए कि 8 वर्षों से 3 मुख्यमंत्री देख चुकी, एक ही डिपार्टमेंट में एक अफसर 35-40 अफसरों के समर्थन में पत्र के बावजूद अगर मनरेगा कर्मचारियों को बर्खास्त कर देती है और उनको ये बोलती है कि या तो आप पुरानी उस पर ज्वाइन कीजिए, लेकिन आपको हड़ताल की अवधि है जो 77 दिन है, आपको इसका वेतन नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी ओर हमारे उपनल के कर्मचारी संख्या में ज्यादा थे, तो उन्होंने हड़ताल की अवधि का वेतन भी हासिल कर लिया। तो जाहिर सी बात है कि आपकी शक्ति कितनी है। भले ही आप यहाँ पे 1200 कर्मचारी, 1500-1300 कर्मचारी हों, लेकिन अगर आप इनको ये बताने में कामयाब रहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर लेवल पे, एक पर्टिकुलर वोट बैंक के हिसाब से हम कितनी हैसियत रखते हैं, हमारे कितने जान पहचान वाले लोग, अगर आप एक ऐसी ड्राइव चलाएं कि भैया हमारी मांगे जायज हैं और जायज मांगों के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का हम दम रखते हैं कि जो भी हमारी जायज मांगों के विरोध में जाएगा। भाई जब हिमाचल में ग्रेड पे दिया जा रहा है तो आपको क्यों नहीं दिया जा रहा है? हिमाचल में तो इनको 10 साल की सर्विस करने के बाद समायोजित कर दिया जाता है। यहाँ तुम कोरियर सर्विस वालों की तरह इनको निकाल बाहर कर रहे हो। थोड़ा सा मतलब ये लोग थोड़ा सा वो सीनियरिटी पा जाएंगे तो आपको लगता है पता नहीं कितना वित्तीय भार पड़ जाएगा, जबकि सारा पैसा केंद्र सरकार से आना है। उसके अलावा उतना ही पैसा जितना ये अपनी सैलरी से लेते हैं, उससे लगभग उतना ही पैसा ये रॉयल्टी से सरकार को उल्टी कमाई करवाते हैं। पत्रकार कह रहा है, एक राजनीति कह रहा है, राजनीतिक आदमी कह रहा है, ये इसमें अंतर है। मैंने पहले ही आपको वो कर दिया था। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि वित्तीय भार की आप जो बात करें उत्तराखंड के देखो, और हिमाचल की अगर बात करें तो पत्रकार के रूप में मैं सवालों का पार्ट था
अब आप जवाब एक दोगे बात को। राजनीतिक दल पे मैं समाधान का पार्ट हूं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सरकारों को समाधान दे रहा हूँ, हाँ। उनको रास्ते बता रहा हूँ कि अगर हम सत्ता में होते तो हमें ये पता होता है कि यार हमारी जेब से क्या जा रहा है। ये लोग काम कर रहे हैं और जितना ये खर्चा करवाएंगे केंद्र सरकार से उतना पैसा यहाँ आएगा, और जितना ये काम करेंगे उतनी रॉयल्टी, जो अभी तक खनिज पत्थर बिखरे पड़े हैं, उतनी ही रॉयल्टी उस काम की जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के खजाने में देंगे। तो भाई तनख्वाह देने में दिक्कत क्या है? इसका मतलब तनख्वाह देने में एक ही दिक्कत है, वो है आपकी नीयत, वो है आपकी समझ, वो है आपकी बदनीयत कि आप एक आउटसोर्सिंग एजेंसी से चंद सिक्कों के लिए इन कर्मचारियों का भविष्य दांव पे लगाना चाहते हो। आपको इन कर्मचारियों से कोई संवेदनशीलता नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक अफसर अखिल भारतीय सेवा का होता है तो वो कहीं से भी बाहर का भी माना जा सकता है, और उसकी निष्ठाएं इस राज्य से अलग क्यों नहीं होंगी जब यहाँ दिल्ली वाले दलों की सरकारें होंगी। तो जब तक दिल्ली वाले दलों की यहाँ पे सरकारें रहेंगी तब तक दिल्ली वाले दल के लोग भी इस राज्य को उपनिवेश की तरह, लूटने की चरागाह की तरह देखते रहेंगे, और फिर जब यहाँ के लोग, यहाँ के रहनुमा, यहाँ के चौकीदार इस स्टेट को उपनिवेश बना के देखेंगे तो फिर जो बाहर के दूसरे राज्यों के अफसर है वो तो देखेंगे वो यहाँ से कमा के खाएंगे, चले जाएंगे। और यहाँ के कर्मचारियों का भला, यहाँ के लोगों का भला, यहाँ के लोगों का दर्द किसके लिए होगा? इसीलिए हम कहते हैं कि इसीलिए हमने जो उत्तराखंड क्रांति दल भी ज्वाइन किया है कि भैया यहाँ के लोगों का दर्द सिर्फ यहाँ के क्षेत्रीय दल को ही हो सकता है, और देश में सारे तमाम राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड क्रांति दल जैसा क्षेत्रीय दल कई कारणों से आज की डेट में सत्ता से बाहर है, लेकिन लोगों के साथ है, इनके लिए लड़ाई लड़ रहा है, और हम हर हद तक जाएंगे, लेकिन इन अपने भाइयों को इंसाफ दिला कर रखेंगे। आखिरी सवाल यही था सेमपाल जी कि आखिर यूपीडी कहाँ तक, अब कब तक, अब क्या करने वाला है आगे इनके लिए, मनरेगा के लिए? हमारा ये कहना है कि अगर कोविड और कोरोना के नियम मुख्यमंत्री पर लागू नहीं होते, सरकार पर लागू नहीं होते, तो उन सारे नियमों को हम भी खारिज करते हैं। आप हमें जेल भेजिए, आप हमें कुछ करिए, कोई किसी भी तरीके का दमन करिए, हम लोग अपने कर्मचारियों के साथ हैं। एक हफ्ते का मैं अल्टीमेटम दे रहा हूं कि एक ये जो आपकी अपर मुख्य सचिव मनीषा कुमार, जो आपने 8 वर्षों से एक ही डिपार्टमेंट में बिठा के रखी है, एक हफ्ते का अल्टीमेटम है सबको, चाहे सरकार हो, चाहे सीएम हो, चाहे मंत्री हो। अगर आपने इस मनीषा कुमार को एक हफ्ते के अंदर नहीं हटाया तो आपको उम्मीद नहीं है कि उत्तराखंड क्रांति दल क्या करेगा। फिर आपका कोरोना कर्फ्यू, कोविड नियम सारे धरे के धरे रह जाएंगे। ये अल्टीमेटम है, और हम लोग इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाएंगे। क्या तमीज है इस बात का? 77 दिन से धरने बैठे हैं, यहाँ आपको नजर नहीं आता कि कितने लोग हैं? आप गाड़ी में एक अकेला आदमी बिना मास्क के अगर सफर कर रहा है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक उसको बोल देता है कि जी तुम्हारा चालान होगा। वहाँ तुम्हारे मुख्यमंत्री जो है तमाम रैलियां निकाल रहे हैं, वहाँ तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं है, उसको हाई कोर्ट भी देखने वाला नहीं है, उसको कोई कानून देखने वाला नहीं, कोई सरकार देखने वाली नहीं। 77 दिन से यहाँ बैठे हैं, उसको कोई सरकार देखने वाली नहीं कि इनकी कोई समस्या होगी, कोरोना हो रहा है, तमाम प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है। ये तो हद दर्जे की संवेदनहीनता है, और इस संवेदनहीनता पे हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग हर हद तक जाएंगे। जो भी लोकतंत्र के द्वारा प्रदत्त हमारे पास अधिकार हैं, हम उन सबका पालन करेंगे और अपने साथियों के लिए न्याय दिलाने तक लड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सेमपाल जी।